दिन बेहद खास है। दो बड़ी शक्तियों की मुलाकात के लिहाज से और सीधी तस्वीरें आपके सामने तमिलनाडु के महाबलीपुरम की। बिल्कुल, और नारियल पानी पीने के बाद अब सूर्यास्त हो चुका है। मंदिर की इस अद्भुत छटा को देखने के बाद अब शायद होटल के लिए रवाना होंगे, जहां पर अब से कुछ ही देर बाद कहा जा रहा है कि 6:45 का शायद टाइम मुकर्रर हुआ है ऑफिशियल डिनर के लिए। उस डिनर में खास दक्षिण भारतीय व्यंजन जो है वो परोसे जाएंगे, खास ख्याल रखा जाएगा चीनी राष्ट्रीय अध्यक्ष के टेस्ट बड्स का भी, और एक तरह से हिंदुस्तान की संस्कृति से एक बार फिर रूबरू कराने की कोशिश होगी। इनफॉर्मल बातचीत का दौर जो है वो लगातार चलता रहेगा। तो आप ये तस्वीरें देख रहे हैं अलग अलग जगहों पर जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ शी जिनपिंग राष्ट्रपति चीन के नजर आए हैं, और प्रधानमंत्री मोदी ने खुद एक गाइड की भूमिका यहां पर निभाई है और समझाया है उनको तमाम मंदिरों के ऐतिहासिक महत्व के बारे में, धार्मिक आस्था के बारे में, उनके इतिहास के बारे में। और यहाँ पर वो तस्वीरें हैं जिसका जिक्र अभी हम कर रहे थे, जो जगह थी जहाँ पर जिन मंदिरों का दर्शन करना था वहाँ से अब रवाना हो रहे हैं राष्ट्रपति शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और महाबलीपुरम की इस जगह को चुनने के पीछे भी क्या कुछ वजह है, क्यों इस जगह को चुना गया वुहान समिट के बाद, ये भी हम आपको समझाते हैं। दरअसल चीन और भारत और महाबलीपुरम का इतिहास जो है बहुत दूर तक जाता है। मोदी और शी जिनपिंग की मुलाकात के लिए महाबलीपुरम, यहाँ मल्लापुरम को चुने जाने का अपना महत्व है। खुद चीन की तरफ से महाबलीपुरम में मीटिंग की इच्छा जताई गई थी। ये शहर गवाह है 2000 साल पुराने रिश्ते का, रिश्ता जिसे चीन भी करता है सलाम। दो संस्कृतियों का सदियों पुराना रिश्ता। महाबलीपुरम के राजा और चीन के सम्राट के बीच अहम संवाद, जिसे चीन आज भी करता है याद। दो मुल्कों की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत। चीन भारत की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत का प्रतीक है ममलापुरम। इस शहर ने पहले पल्लव राजाओं की शान को दिखा है। ये इलाका चोल राजवंश के वैभव का भी प्रतीक रहा है। दो महाबलियों की मुलाकात के लिए आखिर ममलापुरम को ही क्यों चुना गया? समंदर के किनारे अपने मंदिरों के लिए मशहूर जब इस शहर में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मेजबानी का फैसला किया गया, तब ममलापुरम से भारत चीन के रिश्तों का इतिहास एक बार फिर चर्चा के केंद्र में आ गया है। मोदी जिनपिंग की मुलाकात के लिए ममलापुरम को कैसे चुना गया, इसके पीछे की कहानी भी बेहद दिलचस्प है। हैरानी की बात यह है कि ममलापुरम में मीटिंग का प्रस्ताव भारत की तरफ से नहीं दिया गया, बल्कि चीन ने खुद ममलापुरम को चुना। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 2 महीने पहले जब मोदी और शी जिनपिंग की शिखर बैठक के वेन्यू के लिए चीन में चर्चा हुई, तो भारत में चीन के पूर्व राजदूत और मौजूदा उप विदेश मंत्री लू झाओहुई ने ममलापुरम को चुना। झाओहुई चीन के विद्वान शू फेंगचेंग के शिष्य रहे हैं और वो ममलापुरम के ऐतिहासिक महत्व से अच्छी तरह वाकिफ थे। उन्हें चीन के साथ ममलापुरम के ऐतिहासिक रिश्तों के बारे में जानकारी थी। उस बैठक में झाओहुई के अलावा भारत में चीन के मौजूदा राजदूत सुन वेइडोंग भी शामिल हुए थे। बताया जाता है कि चीन ने दूसरे अनौपचारिक शिखर बैठक के वेन्यू के लिए अपनी पसंद का इजहार किया, तो प्रधानमंत्री मोदी ने तुरंत हामी भर दी। शहर का इतिहास गौरवशाली रहा है। इसके इतिहास की बात करें तो समुद्र किनारे बसे शहर को पल्लव वंश के राजा नरसिंह देव वर्मन ने बसाया था। बताया जाता है कि खुदाई के दौरान इस शहर में चीन के सिक्के मिले थे, जिससे ये बात सामने आई थी कि इस शहर और चीन के बीच व्यापारिक संबंध थे, जो बंदरगाह के जरिए होते थे। हिंदुस्तान और चीन दो मुल्कों को अपनी सांस्कृतिक विरासत पर नाज है। भारत और चीन ने दुनिया को उस दौर में रास्ता दिखाया है जब यूरोप अंधकार युग में सिमटा था। बदलते दौर में भारत और चीन की भूमिका बेहद अहम हुई है। दोनों देशों का सहयोग जरूरी है। ममलापुरम का इतिहास दोनों देशों के सहयोग का गवाह है। महाबलीपुरम से मधुरेंद्र कुमार के साथ टीम न्यूज नेशन। और अब बात उस गठजोड़ की जिसे सालों पहले पल्लव राजवंश ने चीन के साथ स्थापित करने की कोशिश की थी। पल्लव राजवंश ने चीन के सम्राट के दरबार में अपना दूत भेजा था। इस शहर में सिमटा है हिंदुस्तान का सुनहरा इतिहास, पल्लव साम्राज्य के वैभव का प्रतीक, दक्षिण भारत के सबसे बलशाली राजवंश की कहानी।
ऐसा साम्राज्य जिसके रिश्ते चीन तक से थे। राजवंश जिसके दौर में चीन से हिंदुस्तान के व्यापारिक रिश्ते बेहद पुख्ता हुए। बदलाव का वो दौर था। उत्तर में गुप्त राजवंश का पतन हो रहा था और दक्षिण में पल्लव राजवंश का उदय हो रहा था। पल्लव राजवंश के सबसे प्रभावशाली राजा थे नरसिंह वर्मन प्रथम। नरसिंह वर्मन प्रथम, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो एक भी जंग नहीं हारे। नरसिंह वर्मन प्रथम की तुलना चंद्रगुप्त मौर्य और अजातशत्रु जैसे सम्राटों से होती है। नरसिंह वर्मन प्रथम को राजवंश का सर्वश्रेष्ठ सम्राट माना गया है। इनके समय पल्लव दक्षिण भारत की प्रमुख शक्ति बन गए। उन्होंने चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय के 3 आक्रमणों को विफल कर दिया। इन विजयों से उत्साहित होकर उसने अपनी सेना चालुक्य साम्राज्य पर आक्रमण के लिए भेजी और उन्हें हराकर उनकी राजधानी पर कब्जा कर लिया। नरसिंह वर्मन प्रथम को मामल्लन भी कहा जाता था। मामल्लन का अर्थ होता है महान योद्धा। माना जाता है कि मामल्लन से ही मामल्लापुरम नाम पड़ा। ममल्लापुरम का नाम महाबलीपुरम से ममल्लापुरम इस अर्थ में पड़ा कि वहाँ के जो शासक थे वो एक बहुत बड़े कसरती और योद्धा थे। उनका बहुत अधिक रुचि थी, मल्ल युद्ध में बहुत अधिक उनकी रुचि थी। तो महाबली नाम भी एक युद्ध प्रिय और महामजबूत व्यक्ति के लिए लिया जा सकता है। लेकिन मम्मल जो मल्ल नाम है वो मल्ल मतलब होता है मजबूत, महामल्लपुरम। तो इस तरह से वहाँ के जो राजा थे पल्लव राजा, उनके नाम पर वर्मन पल्लव राजा थे, उनके नाम पर ये रखा गया था। नरसिंह वर्मन प्रथम के दौर में चीनी यात्री हिंसांग कांचीपुरम पहुंचे थे। कांचीपुरम पल्लव राजवंश की राजधानी हुआ करती थी। नरसिंह वर्मन प्रथम को कला प्रेम के लिए जाना जाता है। उन्हीं के दौर में पत्थरों से मूर्ति तराशने का काम शुरू हुआ और बाद के राजाओं ने उसे पूरा किया। महाबलीपुरम से मधुरेंद्र कुमार के साथ टीम न्यूज नेशन। तो चीन और महाबलीपुरम का रिश्ता बेहद पुराना है। महाबलीपुरम उस दौर से अहम बंदरगाह बना हुआ है आज भी। दो देशों का रिश्ता जो सदियों पुराना है। भगवान बुद्ध, डिप्लोमेसी और व्यापार, ये वो 3 बातें हैं जो हिंदुस्तान और चीन को सदियों से जोड़े हुए हैं। दो मुल्कों के दोस्ताना रिश्तों में सबसे अहम भूमिका होती है व्यापार की। ये आज की हकीकत भी है, हजारों साल पहले की भी हकीकत। ये बाजार ही है जो दो देशों के बीच रिश्तों की दिशा तय करता है। 2000 साल पहले भी पल्लव राजवंश और चीन के रिश्तों का आधार व्यापार ही था। पल्लव राजवंश ने भी अपने व्यापारिक हितों के लिए चीन से सामरिक रिश्ता कायम करने की कोशिश की थी। पल्लव राजवंश ने चीन के सम्राट के पास गठजोड़ के लिए प्रस्ताव भेजा था। जानकारों के मुताबिक वो बदलाव का दौर था और अपने हितों को देखते हुए पल्लव राजवंश ने चीन से रिश्तों को मजबूत करने की कोशिश की थी। जानकारों के मुताबिक पल्लव राजा नरसिंह वर्मन द्वितीय ने चीन के सम्राट के दरबार में राजदूत भेजे थे। नरसिंह वर्मन ने अरब और तिब्बती शासन के खिलाफ गठजोड़ के लिए प्रस्ताव भेजा था। उस दौर में दक्षिणी हिंदुस्तान के एक राजा का चीन से गठजोड़ करने की कोशिश को अहम कूटनीतिक घटना माना गया था। 600 से लेकर 1400 के बीच में एक रीअलाइनमेंट भी हुआ। ये एक वो फेज है कि जहां अरब मर्चेंट्स भी इंटरेस्टेड थे। इसमें अरब मर्चेंट्स के साथ तिब्बतियन भी इंटरेस्ट बहुत ले रहे थे। तो पल्लवा रूलर ने जो चाइना के साथ इस टाइम अपने संबंध कायम किए, उनमें एक इन लोगों का कोलैबोरेशन था तिब्बतियन के अगेंस्ट में। साउथ ईस्ट एशिया में या इस रीजन में पल्लवाज नहीं चाहते थे कि किसी और जगह के मर्चेंट्स आए। इसकी वजह से उन्होंने चाइना के साथ एक कहना चाहिए कि साम्राज्य संबंध भी कायम किया और व्यापारिक संबंधों को अपने को सुरक्षित करने के लिए इनकी जो एक स्ट्रेटेजिक पोजीशन थी, एक स्ट्रेटेजिक जो एक ट्रेड में कहना चाहिए शेयरिंग थी, वो पल्लवा रूलर्स ने ही उसको एक शेप दी और वो स्टैब्लिश हुए। सदियों से व्यापार भारत चीन संबंधों का आधार रहा है। आज के दौर में भी हिंदुस्तान और चीन व्यापार के जरिए ही अपने रिश्तों को नई ऊंचाई देने की कोशिश कर रहे थे। टीम न्यूज नेशन।